हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है, ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। कभी भी आप अगर पैसे के डिसीजंस को देखो तो देखो 2 ही चीज़ होती है। आप पैसा कमाते हो, फिर उस पैसे को बचाते हो और फिर उस पैसे को से इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? पैसा कमाना, बचाना और पैसा लगाना। फिर वो जो पैसा लगा हुआ है उससे आप और पैसा कमाओगे, ये आपकी नीयत होती है। मे बी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक खरीदा था तो या तो स्टॉक बेच के पैसा कमाओगे या तो फिर प्रॉफिट कमा के या डिविडेंड कमा के पैसा कमाओगे। बेसिकली वही इंटरेस्ट होता है हमारा, एंड दैट इज़ हाउ इट बेसिकली गोज़। सबसे पहला पॉइंट है, ऑथर ये बोलता है कि एक कंपनी है जिसके अंदर अगर आप जॉब लेने जाएंगे तो वो बंदा सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है, जो भी इंसान जॉब लेने आता है उससे, कि आप अपना खुद का पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हो। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर क्या सोचते हो, आप इन्वेस्टिंग के लिए क्या सोचते हो, आप इन्वेस्टिंग कैसे करोगे, ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान खुद का पैसा कैसे इन्वेस्ट करेगा। वॉट डू यू डू विथ योर ओन मनी एंड वाई। इसको पूछने का रीज़न ये है कि अगर आप जितने भी सारे, ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो खुद अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में नहीं लगाते जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पैसा लगाना है। डॉक्टर जो आपके लिए इलाज बताएगा आपको, और उसकी ज़िंदगी में अगर उसको वही प्रॉब्लम हो गया तो शायद वो कोई और दूसरा इलाज अपना ले। So the first point I'll read is, there is often a big difference between what people advise and what they actually do. Example, half of the mutual fund managers do not invest in their own funds. इसलिए कभी भी किसी की एडवाइस अननेसेसरी नहीं लेनी है हमें, और अपने हिसाब से सोच के इन्वेस्ट करो। और ये पॉइंट बोल के जो हमारा ऑथर है वो एक काम और कर रहा है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डाल दे रहा है कि उसने भी जो एडवाइसेस आपको दिया और वो जो उसकी ज़िंदगी में अप्लाई करेगा उसमें हो सकता है फ़र्क हो। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर भी अगर उनकी लाइफ के बारे में देखो, क्योंकि हर किसी की ना फिलॉसफी अलग होती है। आप जब डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, आपके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच, आपके डिसीजंस को देख के दी जाती है। लेकिन जब डॉक्टर की खुद की बारी आती है डिसीजन लेने की, तो वो आपके हिसाब से डिसीजन नहीं लेगा, या जो डिसीजन उसने आपको दिया था वो लेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। वो डिसीजन लेंगे जो उनकी लाइफ के हिसाब से सूट करता है, विच इज़ वेरी लॉजिकल। तो सेम वे द सेकेंड पॉइंट इज, डॉक्टर्स टेंड टू चूज लेस अग्रेसिव ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्व्स than they recommend to their patients. Many reasons for that. One of them is philosophy.
क्योंकि डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर उनकी फिलॉसफी बदल जाती है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल एंड इमोशनल डिसीजंस आर पर्सनल, देयर आर नो यूनिवर्सल आंसर्स। अब जैसे हमने इसके लिए बोला कि जो फंड का मैनेजर है वो कोई और एडवाइस देगा, वो करेगा कुछ और। सेम थिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी होती है। जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ तो मैं उनको पूरी चीज़ें पढ़ा देता हूँ, लेकिन फिर आखिरी में बोलना होता है कि ये गाइडलाइन है, ये एक क्रिएटिव फील्ड है, तुम्हारे दिल में जैसा आए वैसा करो। अगर नहीं समझ में आए तो ये एक आंसर है जिसके साथ तुम जा सकते हो। सेम चीज़ होती है हेल्थ के अंदर भी। हर किसी के लिए एक ही आंसर एप्लीकेबल नहीं है, हर किसी का अपना आंसर अलग है। एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे जो फाइनेंशियल और इमोशनल डिसीजन होते हैं ना, वो कोई भी एक आपको यूनिवर्सल आंसर नहीं देगा। तो जिसने भी ये बुक पढ़ने का सोचा है या अभी पढ़ेगा या ये वीडियो के एंड में आ रहा है, तो उसने एक चीज़ रियलाइज़ किया होगा कि जब हमने बुक पढ़ना शुरू किए थे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि बुक पढ़ने के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी। ये बुक्स ने साइकोलॉजी के बारे में बताया कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हो और आपको कैसा सोचना चाहिए। ये भी नहीं कि आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना चाहिए, उसमें क्या सोचना है वो आप डिसाइड करोगे। दैट इज द थर्ड पॉइंट। द फोर्थ, फाइनेंशियल डिसीजंस आर ऑफन मेड एट द डिनर टेबल वेयर इमोशनल सिक्योरिटी मैटर्स मोर देन प्योर रिटर्न्स। अपनी ज़िंदगी में ज़रा रिकॉल करना या कॉल बैक करना, तुमने जितने भी डिसीजंस लिए हैं अभी तक, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, कोई कहीं पे जाना है, कोई बड़ी चीज़ चाहिए, घर में टीवी लानी है, ये इंसान अपनी बैंक बुक को देख के नहीं लेता है। ये इंसान अपने इमोशंस को देख के लेता है। घर में जो बातें हो रही है, घर में जो फील चल रहा है, उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपके जो ज़्यादातर डिसीजन लिए जाएंगे वो इस हिसाब से नहीं लिए जाएंगे कि कोई बैंक क्या बोल रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या बोल रही है। वो इस हिसाब से लिए जाएंगे कि आपके घर में कैसा चल रहा है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, जो आगे 2 पॉइंटर्स आएंगे, जो 2 हेडलाइंस है, एक है व्हाट डज योर फैमिली थिंक अबाउट सेविंग। आपकी फैमिली सेविंग के बारे में क्या सोचती है। और उसके बाद पॉइंट है कि आपके घर वाले इन्वेस्टिंग के बारे में क्या सोचता है। तो विल कम टू दैट, लेकिन ये आगे का पॉइंट पढ़ता हूँ मैं। अब ऑथर अपना बता रहा है कि उसका सोचने का तरीका क्या है। अब उसने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि भाई साहब, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जो दवाई ले रहा हूँ अपने लिए, आपकी दवाई अलग होगी। तो अब वो अपनी चीज़ें बता रहा है, लेकिन वो शायद ये पहले बताना चाहता था कि ज़बरदस्ती मुझे फॉलो मत करना। जो एडवाइस दुनिया देती है या जो एडवाइस इवन मैं दूंगा किसी को एज फाइनेंशियली, और जो एडवाइस रियल में मैं अप्लाई करूँगा, उसमें फ़र्क हो सकता है। तो सबसे पहली एडवाइस, हाँ, द ऑथर्स गोल इज़ इंडिपेंडेंस नॉट वेल्थ। हमारा जो ऑथर है जिसने किताब लिखी है, उनका खुद का गोल इंडिपेंडेंस है, पैसे कमाना नहीं। मतलब उनको बड़े बड़े घर नहीं चाहिए मॉर्गेज करके ताकि दुनिया को पैसे दिखे। उनको चाहिए कि एक छोटा सा घर हो और उसके अंदर इतना ज़्यादा पैसा हो कि टेंशन ही नहीं हो। दैट इज़ वेल्थ। इंडिपेंडेंस मीन्स, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है ऑथर के लिए? आपके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब अलग हो सकता है। ऑथर के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने शर्तों पे काम करना। जब जो चाहे काम चाहे करना, जो काम उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना है, नहीं करना। जो काम करना है, क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, अगर तुम्हारे पास ये करने की कैपेसिटी है तो तुम आज़ाद हो। ये सोच उनमें कहाँ से आई? और कहीं ना कहीं आई कैन से ये सोच मेरे पेरेंट्स में भी है। तो सोच आई बेसिकली क्योंकि उनके जो डैड थे ना, उन्होंने 40 की एज में डॉक्टरेट कंप्लीट किए थे। मतलब वो बंदा 40 की एज में डॉक्टर बना, तब तक उनके 3 बच्चे हो चुके थे। तो घर के खर्चे, घर की परेशानी, दब दब के पैसे चलाना, दब दब के ज़िंदगी जीना, सस्ती चीज़ें खरीदना, इनकी उसे आदत पड़ चुकी थी। अब जब 40 की एज में अचानक से पैसा आया, क्योंकि अब डॉक्टर बन गए, अब काम करना शुरू कर दिया अच्छे से, अब पैसा आना शुरू हो गया, उनकी आदतें नहीं बदली। और क्योंकि इनकी आदतें नहीं बदली, जैसा वो पैसा खर्चा करते थे कम, ठीक है, मतलब पीवीआर में मूवी जाने का दिल कर रहा है, लेकिन हमको आदत है कि हम घर पे टोरेंट से डाउनलोड करके पिक्चर देखते हैं अननेसेसरीली पीवीआर में जाने की बजाय। बोलने का मतलब, जगह पे आपके कम से कम 700 रुपये बच गए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, जैसे हाई रेस्टोरेंट में एकदम भारी खाना खाना, या बार बार रेस्टोरेंट में जाना, या मूवीज़ देखने जाना अननेसेसरीली, या जब दिल करे किसी रिसोर्ट में चले जाना, अगर आपके ऐसे खर्चे हैं जो हाई क्लास या हायर मिडिल क्लास के यूजुअली हो सकते हैं, अगर आपके ऐसे खर्चे हैं, और एक इंसान है जिसके ऐसे खर्चे हैं, और दूसरा आता है जो बस चीज़ें संभाल के चला रहा था,
मतलब वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, ऐसा नहीं है कि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उसकी अच्छी ज़िंदगी है, लेकिन वो ये खर्चे नहीं कर रहा है जो ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो ऐसे खर्चे नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है। अचानक अगर ऐसे इंसान को पैसा मिल जाए और वो ये चीज़ चूज़ ना करे करने के लिए, तो क्या होता है, उसकी सेविंग बढ़ जाती है। ऑथर के पेरेंट्स के साथ भी यही एग्जैक्ट चीज़ हुई। उनकी सेविंग अचानक से बढ़ गई, लेकिन उनका जो पैसे संभालने का या पैसे खर्च करने का जो एथिक्स था, जो एक आदत थी, वो वैसे के वैसी ही सेव्ड रही, वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि उनकी आदत नहीं बदली। हुआ ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेविंग करना शुरू कर दिया, और 20 साल के बाद में, मतलब बंदा डॉक्टर बना 40 की एज में, 20 साल 60 की एज में उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके पास इतना पैसा है, ऑथर के डैड के पास इतना पैसा है कि अब ऑथर के डैड को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो बंदा आराम से रिटायर होकर घर में बैठ गया। अब सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन है 60 की एज में? वो इंसान जो पूरी ज़िंदगी ज़्यादा पैसे खर्चा करता रहा, पीवीआर जाता रहा, रिसॉर्ट्स जाता रहा, लेकिन अब 80 की एज में भी उसको काम करना पड़ रहा है। अब ये तुमको सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन फॉरेन में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है जितना हमारा है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट पैसे देती थी 2004 तक, 2002 तक देती थी। अभी जो जॉब पे लग रहे हैं उनके लिए भी रिटायरमेंट ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पहले से, आई बिलीव, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, वहाँ पे अगर ओल्ड पीपल भी है, वो भी अगर आप पिक्चरों में देखोगे वो काम करते रहते ही है। सो द थिंग इज, अब जो बंदा 80 की एज में है वो भी काम कर रहा है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी एकदम खर्चे खर्चे कर करके ज़िंदगी गुजारी, और ये इंसान 60 की एज पे इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसके खुद के खर्चे कम है, प्लस अब इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसने सेविंग किया है। तो ये थॉट प्रोसेस, एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस ऑथर के डैड का था, और ऑथर ने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही रहना है, तो ऑथर ने भी अपने खर्चे कंट्रोल में रखा। तो जो गोल पोस्ट है ना, जैसा हम सोचते हैं कि आज कितना पैसा खर्चा कर रहा हूँ मैं, 4000 ये महीने का खर्चा है, तो अगले महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा करेंगे, फिर अगले महीने ज़्यादा खर्चा करेंगे, फिर 10,000 खर्चा हो गया, फिर 20,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया। कुछ लोगों का जो अर्निंग होती है उससे महंगा उनका घर का रेंट है, और उनके खर्चों का गोल पोस्ट रुक नहीं रहा है, क्योंकि वो एक लाइफस्टाइल को चेस कर रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। अब अगर आप ऐसे डील कर रहे हो, ऐसे जी रहे हो, तो कितना भी आप कमा लोगे ना, सेविंग कभी इनफ नहीं होने वाली है। ऑथर ने यही एग्जैक्ट काम किया कि जहाँ पे 10,000 पे उसको समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी सेटिस्फाइड है, वो रुक गया। अब उसका खर्चा 10,000 ही है, भले ही वो 2 लाख क्यों ना कमाए। और जब ये हो गया, जब उन्होंने गोल पोस्ट को रोक दिया, ईगो छोड़ के, कंपैरिजन छोड़ के, दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ के, तो ज़िंदगी आसान हो गई। दे मैनेज देयर लाइफस्टाइल डिज़ायर्स विच शील्ड देम फ्रॉम सोशल प्रेशर। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल की डिज़ायर खुद चूज़ की है। मतलब कोई अगर उनको बोल रहा है अरे तूने ये किया क्या, ही इज़ लाइक नहीं, मेरे को अभी वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सही सोच सकता है। कुछ ऐसे और डिसीजंस हैं जो दुनिया गलत मानती है, लेकिन इसने किया है और मेरे हिसाब से भी ये डिसीजन सही है। अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा तो मैं ऐसे ही करूँगा। इस बंदे ने बिना लोन के हाउस लिया। फॉरेन में देखो या इंडिया में देखो तो हाउसिंग लोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाता है, लेकिन होता ये है कि इंसान जब लोन लेके घर लेता है तो टेंशन रहता है, कभी भी पैसा चले जाएगा, कभी भी घर चले जाएगा, कोई आइडिया नहीं होता, डर लगता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इन्होंने मॉर्गेज लिया ही नहीं, पैसे जमा किए, पैसे जमा किए, पैसे जमा किए और घर खरीद लिया। अब मुझे पता है मुंबई में एडवाइस सही नहीं लगेगी लोगों को, क्योंकि हर दिन के हिसाब से पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इनका जो फाइनेंशियल, जो भी बैकड्रॉप में ये रहते थे, जो भी एरिया में ये रहते थे, वहाँ पे इन्होंने बिना मॉर्गेज के घर खरीदा। मतलब अब ज़िंदगी में घर आपका खुद का हो गया है, आपको लोन्स की टेंशन है ही नहीं, लोन की टेंशन ख़त्म हो चुकी है दोस्त, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, इनका जो भी प्रॉपर्टी है उसका 20% ये कैश में रखता है। मतलब अगर इस बंदे के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20 लाख रुपए कैश में पड़े होंगे एनी टाइम। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये तो गलत स्ट्रैटेजी है, और मेरे हिसाब से भी गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों? अगर डिमोनेटाइजेशन हो गया तो क्या कर लोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग उसी में दबे थे, और हमारी थॉट प्रोसेस वहीं से आई है कि हम कैश अब रखना पसंद नहीं करते इतना ज़्यादा। यहाँ तक कि तुम्हें पता है एटीएम के अंदर भी अब उन्होंने वो लगा दिया है, चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, ज़्यादा कैश रखना बंद कर दिया है। तो आपको ना चाहते हुए भी आप अपने पास ज़्यादा कैश नहीं रख सकते। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ हाउ इट इज़ बिकमिंग। बट इस बंदे का सोचना है कि हमको 20% कैश हमेशा अपने पास रखना है, एसेट्स एंड कैश। बोले तो ज्वेलरी,
घर में कैश पड़ा हुआ है या कोई और ऐसा सामान जो कैश के अंदर इजीली ट्रेडेबल हो सकता है। गोल्ड बॉन्ड्स भी आते हैं, दूसरी चीज़ें भी आती है जो हाईली लिक्विड होती है। लिक्विड का मतलब होता है आपने बस बैंक में जाके दिया और आपको अचानक से पैसा मिल गया। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ना इंडिपेंडेंस चाहिए और कैश होना तुम्हारी जेब में। देखो तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम कहीं पे गए हो, जीपे नहीं चल रहा है और तुम्हारे पास कैश भी ख़त्म है, तो उस दिन तुम वहाँ पे जो गरीब इंसान होगा या तुमसे ज़्यादा गरीब होगा ना, उससे ज़्यादा सफ़र करोगे। ऑथर बोलता है मेरे को सफ़र करना ही नहीं है, जिसके लिए वो 20% कैश में रखता है एसेट्स। अब ये आपके हिसाब से सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए ऑथर ने बोला कि भैया सबकी एडवाइस अलग अलग है, मैं ये कर रहा हूँ। दूसरा, या इनकी सेविंग ना घर के लिए या हाउस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये इसके लिए है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए क्या पता, इसके लिए बस सेविंग करते रहो। उसके बाद में 13 पॉइंट, ये चार्ली मंगर की एडवाइस फॉलो करते हैं जो ये बोलता है कि अगर कंपाउंडिंग हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट में पैसे लग रहे हैं, अगर सेविंग हो रही है, अननेसेसरीली उसको रोको मत। सो दैट इज बेसिकली व्हाट these people are saying in the chapter, in the first section of the chapter, how my family thinks about saving. अब ये जो thought process है ये इनके पूरे खानदान का है, तो उसको ये thought process फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी, आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि हाउ डज हिज फैमिली थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग। ये आपको ये क्यों बता रहा है, ये सिर्फ इसलिए बता रहा है, ये इसलिए नहीं बता रहा है कि आप फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए बता रहा है कि देखो मैंने जो बताया और मेरा जो काम करने का तरीका है वो इंडस्ट्री से कितना अलग है। मतलब वो आपको इजाज़त दे रहा है कि आप भी अलग हो सकते हो, आपको इंडस्ट्री के हिसाब से काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो इस बुक में साइकोलॉजी पढ़ाई हुई है उसको फॉलो करो, समझो पैसे को, पैसा क्या होता है, दूसरों के बहाव में मत बढ़ो और अपने हिसाब से इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि वो खुद इंडस्ट्री के हिसाब से इन्वेस्टिंग नहीं करता। गुड फाइनेंशियल डिसीजंस आरंट ऑलवेज रैशनल, समटाइम पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टिंग, सेविंग, ओके, ये हर बार फाइनेंशियल नहीं होते। कई बार ये आप सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि आपका दिमाग सुकून में रहे। पैसा खाली पड़ा था, आपको डर लग रहा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने इन्वेस्ट इसलिए नहीं किया है कि कहीं जाके वो पैसा बढ़ जाएगा, आपने इन्वेस्ट किया है क्योंकि आप उसको खाली रख रख के थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा था। सर जैसे अकाउंट्स में कंटिजेंट लॉस के लिए प्रोविज़न बनाकर रखते हैं, बट ये बात ऑथर ने क्यों नहीं बताई। अकाउंट्स में जब हम लोग कंटिजेंट लॉस के लिए प्रोविज़न बना के रखते हैं ना, मतलब पहले तो उसने थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बोला, मैं समझा देता हूँ क्या बोल रही है। प्रोविजन का मतलब होता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में सेविंग करना, ठीक है। तो कंटिजेंट लॉस क्या होता है, समझ लो मेरे पास में एक कंपनी है जिसका मुझे ऐसा लग रहा है, एक मशीनरी है, मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब हो जाएगी। मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में गया और मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉस करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो उसके लिए कंपनी अलग से प्रोविज़न बना के रखती है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, अलग से पैसा रखना शुरू कर देंगी कि अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो मेरे पास सेविंग रहे। अब कंपनी में ना सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके लिए उसको उन लोग प्रोविज़न बोलता है। कंपनी में अगर आप अकाउंट्स की बुक्स देखो तो सेविंग्स अकाउंट मतलब वो खाली इसमें होता है, हमारा बैंक में होता है। कंपनी के अकाउंट बुक में हम अलग से कोई भी चीज़ को सेविंग नहीं बोलते, प्रोविज़न बोलोगे, उसके अंदर और दूसरी चीज़ें बोलोगे, कॉस्ट फॉर एग्जांपल फंड्स बोलोगे, सिंकिंग फंड बोलोगे,
ये सब नाम लोगे आप। डिप्रिसिएशन बोलोगे, डिप्रिसिएशन क्या है? सेविंग ही तो है कि आगे कुछ होने वाला है उसके लिए सेविंग कर लो। कोई कंटिजेंट लॉस आने वाला है, कंटिजेंट लाइबिलिटी आने वाली है, उसके लिए सेविंग कर लो। समझ लो, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तुम्हारा कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा केस चल रहा है, कंपनी का केस चल रहा है कोर्ट में, और कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर ये केस हार गए, क्या हम अभी केस हारे हैं? नहीं। तो क्या अभी कुछ पे करना है? नहीं। लेकिन अगर ये केस हार गए तो 2 करोड़ रुपया ये पार्टी को देना पड़ेगा। ये केस कब तक चलेगा? ये केस अगले 6 महीने चलेगा। पैसा कब देना पड़ेगा? 6 महीने के बाद देना पड़ेगा। लेकिन क्या पैसा देना पड़ सकता है? दैट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी। हाँ, पैसा देना पड़ सकता है। तो एक काम करो, ये 6 महीने में धीरे 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 करके 25-25, 30 लाख करके 2 करोड़ साइड में रख दो। इसे बोला जाता है प्रोविजन बनाना, कंटिजेंट लाइबिलिटी या कंटिजेंट लॉस के लिए। कंटिजेंट मतलब होने वाला है, हुआ नहीं है। अब रियल लाइफ में हमारे लिए कंटिजेंट लॉस क्या है? मम्मी की तबीयत खराब हो गई, अचानक से कॉलेज की एडमिशन फीस देखी और बहुत ज़्यादा पैसा निकल गया। उसको छोड़ के शादी के लिए पैसे लोग बचा के रखते हैं, वो भी तो वही कर रहे हैं ना। दे आर मेकिंग प्रोविजन फॉर समथिंग दैट इज गोइंग टू कम। आया है अभी, गारंटी नहीं है। क्या पता बच्चे ने अगर बोल दिया अचानक से कि मेरे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए, और हो सकता है कि आपको 25 लाख का फीस भरना पड़े, तो उसके लिए जो तुम्हारे माँ बाप आटे के डब्बे में कब पैसे डाल के रखते हैं, सोने में पैसे खरीद जमा के रखते हैं, घर में अक्सर मम्मी किचन के डब्बे में पैसा रखती है, ऑलराइट। ये जो सारे तरीके, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, अलग से सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं, ये सब वही है, कंटिजेंट लॉस का प्रोविजन ही है। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में ये जो किताब है ना, ये किताब ऑथर ने नॉर्मल लोगों के लिए लिखी है। नॉर्मल लोगों को कंटिजेंट का भी मतलब नहीं पता है, प्रोविजन मतलब तो छोड़ दो। इसलिए हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सेविंग। और ऑथर ने इसके अंदर बोला था ना कॉन्सेप्ट में कि कभी भी जब आप सेविंग करते हो, सेविंग किसी रीज़न के लिए मत करो, क्योंकि कंपनी के अंदर ना सेव करने के लिए क्वेश्चन मार्क होता है। कंपनी के अंदर अगर आप बोलोगे मेरे को प्रोविजन बनाना है, तो लोग पूछेंगे क्यों। लोग क्यों पूछेंगे? क्योंकि अगर आप समझ लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, तो जो आपके शेयर होल्डर है ना, उनको प्रॉफिट चाहिए। वो 1 करोड़ के टुकड़े टुकड़े करके उनको पैसे लेके जाने अपने घर पे। दैट इज हाउ बेसिकली प्रॉफिट वर्क्स, कि तुमने 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया, चलो इसमें से हमको पैसे दे दो, दैट इज डिविडेंड। अब अगर उसमें से कंपनी बोलती है कि नहीं नहीं, इसमें से 50 लाख हमारे पास रहने दो, क्यों? क्योंकि प्रोविजन आने वाला है। तो अगर कंपनी वाले ऐसा बोले कि हमारे हम 50 लाख रुपए रख रहे हैं, तो इसका मतलब समझो, जिस अकाउंट होल्डर को डिविडेंड में 1000 रुपये मिलने वाले थे, अब उसको 500 ही मिल रहा है, तो उसकी तो जान पे आएंगे ना। इसके लिए वहाँ पे हर चीज़ का रीज़न देना पड़ता है कि सेविंग क्यों कर रहे हो, प्रोविजन क्यों बना रहे हो, डिप्रिसिएशन इतना क्यों लगा रहे हो, सारी चीज़ें रीजनिंग है। और डिप्रिसिएशन पे तो मतलब सेबी ने और बाकी अकाउंटिंग बॉडीज़ ने भी अपने अपने रेगुलेशन दे के रखी है कि भैया इसके ऊपर इतना डिप्रिसिएशन काट लेना। तो अगर इतना तो आपको काटना है, इसका कंपलसरी काटना है आपको डिप्रिसिएशन, इतना पैसा आपको साइड में रखना है। नहीं तो कंपनी सारा अपने प्रॉफिट में से दे देंगी शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे, कंपनी का प्रॉफिट ऊपर 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 जाता रहेगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए वहाँ पे रीज़न दिया जाता है। इसमें, इस बुक में सेविंग का जब हम लोग एज ए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, तो ऑथर सिंपली बोल रहा है कि भैया सेविंग किसी रीज़न के बिना करो, क्यों मत पूछो, बस सेविंग करते जाओ। उसी को आप बोल सकते हो प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए। जो ऑथर था ना, जब ऑथर काम करता था तो वो खुद स्टॉक पिकिंग करता था। स्टॉक पिकिंग का मतलब क्या है कि मैं ऐसा बैठा और मैंने पूरा स्टॉक मार्केट देखा, सारी अंडरस्टैंडिंग देखी, और उसमें से ऐसा सोचा कि ये कंपनी का जो स्टॉक है, फॉर एग्जांपल वोबेन, ओके, ये जो वोबेन का स्टॉक है ये जाके बहुत हाई परफॉर्म करने वाला है, तो मैं इस पर पैसा लगा दूंगा और ये मार्केट को हरा देगा। अब ये स्टॉक हराए या ना हराए, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग जाता है। तो ऑथर ने बोला कि मुझे, पहली बात तो सारे के सारे लोग इसमें नहीं जीत पाते, क्योंकि अगर बॉटल की 10 ब्रांड है अलग अलग और सब ने ये सोचा है कि ये बॉटल सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसमें से एक ही जीतेगा, बाकी 9 तो हारेंगे। मतलब हाउ मेनी पीपल आर राइट? ओनली 10% और लेस देन 10% इवन, क्योंकि 10 नहीं होने वाली ना, कंपनीज और ज़्यादा रहेगी। तो उसलिए फॉर दैट वेरी रीज़न ऑथर ने वो करना बंद कर दिया। और ऑथर अभी क्या करता है, ऑथर इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करता है, जो 4-5 तो नहीं, 500-600 कंपनी को मिला के एक इंडेक्स होता है कि ये सारी कंपनीज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब ऑथर क्या करता है, लॉन्ग टर्म में वो इनमें इन्वेस्ट कर देता है और छोड़ देता है 10 साल 20 साल, क्योंकि उसको पता है कि इवेंचुअली जैसे कंट्री की ग्रोथ होगी, अभी तो ट्रम्प आया तो पता नहीं क्या होएगा, लेकिन जैसे जैसे कंट्री की ग्रोथ होगी उसका पैसा भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा और फिर एक टाइम के बाद में वो कैश आउट कर सकता है।
तो ऑथर पहले स्टॉक मार्केट के हिसाब से डे टू डे ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पैसे लगाता था, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया क्योंकि उसको सुकून से अपनी नींद सोनी है और उसका सोचने का तरीका भी बदला है। ऑथर बिलीव्स अ फ्रूगल लाइफस्टाइल प्लस कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड मीट ऑल गोल्स विदाउट एक्स्ट्रा रिस्क। ऑथर का ये सोचना है कि अगर आप कंसिस्टेंटली सही से इन्वेस्ट करो इंडेक्स फंड्स में, या ब्लू चिप कंपनीज भी बोल सकते हो आप। ब्लू चिप कंपनी मतलब कैसा, टाटा। अपने को मालूम है कुछ भी होता है टाटा बैंकरप्ट नहीं होगी, क्योंकि टाटा का नाम, टाटा की इन्वेस्टिंग, टाटा की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप कंटिन्यूसली टाटा में इन्वेस्ट कर रहे हो 20-30 साल तक, जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कंपनी डूबेगी नहीं, तो आप 20-30-40 साल तक उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, साथ में अपना लाइफस्टाइल एकदम सिंपल रखा है, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हो, खर्चा करने के पीछे नहीं भाग रहे हो, तो ज़िंदगी में जितना आपका फाइनेंशियल गोल्स है सारे मीट हो जाएंगे ईजीली विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा रिस्क। तो कंपनी में, इस बॉटल की कंपनी के ऊपर पैसा लगा दिया और फिर पैसा खो दिया, ये सब करने का कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ओके। उन्होंने बोला है कि हो सकता है मैं दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर नहीं हूँ, पर मुझे दुनिया का सबसे बुरा इन्वेस्टर भी नहीं बनना है, क्योंकि लोग अक्सर करोड़ों कमाने की लालच में वो लाखों खो देते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी। तो मुझे करोड़ों रुपए नहीं कमाने हैं और मैं करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता, लेकिन मुझे मेरे लाखों भी नहीं खोने हैं। तो आई डोंट वांट टू बी द वर्स्ट इन्वेस्टर एंड आई डोंट वांट टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टर, आई जस्ट वांट टू बी अ सिंपल इन्वेस्टर जो थोड़े पैसे लगाए, पैसे कमाए, ज़िंदगी निकल जाए, काफ़ी है। एवरी पे चेक ही इन्वेस्ट इन US एंड इंटरनेशनल इंडेक्स फंड इंक्लूडिंग रिटायरमेंट एंड चिल्ड्रंस कॉलेज। अच्छा, ये जितना भी पैसा लगाते हैं, लगाने का उनका रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि मेरे रिटायरमेंट के लिए पैसा हो जाए बराबर और मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये उनका इन्वेस्ट करने का तरीका है। जिसने ये किताब लिखी है पैसे के ऊपर, उसकी नेटवर्थ क्या है, जैसे आता है ना कि शाहरुख खान की नेटवर्थ क्या है और किसी और की, जेठालाल की नेटवर्थ क्या है, वैसा इस बुक में इस ऑथर की नेटवर्थ क्या है। तो इस ऑथर की नेटवर्थ उन्होंने बोला कि भैया मेरा एक घर है, मेरा एक चेकिंग अकाउंट है और मैंने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, बस यही मेरी प्रॉपर्टी है और मैं सुकून से मेरी ज़िंदगी जीता हूँ। उसके बाद में हिज इन्वेस्टिंग एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स आरंट ऑलवेज लिंक्ड। कभी कभी सारे के सारे डिसीजन जो ये बंदा करता है, क्या वो सही रहेंगे? नहीं। और मुझे लगता है ये चैप्टर लिख के ना इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की, क्योंकि जैसे ही इन्होंने चैप्टर लिख दिया तो लोग जो इनके ऊपर ओपिनियन बनाते थे उसको तोड़ दिया है उन्होंने सिंपली बोला है कि मेरे सारे डिसीजन सही नहीं होता। खुद बोला है उन्होंने, कुछ डिसीजन है जो ज़िंदगी में काम कर गए, कुछ डिसीजन है जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ काम नहीं किया, बट इट इज़ ओके, यू डू नॉट हैव टू गेट एवरी डिसीजन करेक्ट। कुछ मेन की डिसीजंस थे, जैसे एक दूसरी सिटी में शिफ्ट होना, किसी इन्वेस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करना, अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना, जिसकी वजह से चेंजेस आए हैं, दैट्स इट। उसको छोड़ के इनकी स्ट्रैटेजी बिल्ट होती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये क्वेश्चन होगा, इस बंदे की स्ट्रैटेजी क्या है? इसकी स्ट्रैटेजी बिल्ड होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकते हो बचा लो, जितना सुकून रख सकते हो ज़िंदगी में, पेशेंस रख सकते हो, सब्र रख सकते हो रखो, और धीरे धीरे पैसे को ग्रो होने दो, कंपनीज़ के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, कंपाउंडिंग के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। और ये सोचो कि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा ही करेगी। He may tweak the strategies in the future. ऑथर खुद बोलता है कि आज ये बुक लिखने के टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ, हो सकता है बाद में मैं कुछ और सोचूं। तो मेरे को या मेरी थॉट प्रोसेस को या मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो मत करो, फॉलो तुम्हारे दिल को करो। ये सोचो कि तुम्हारा दिल क्या बोलता है, तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, तुमको किस में सुकून मिलता है, और उस हिसाब से चीज़ें करो। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो, बाय।